रूस ने 2 घेराव ड्रोन से कैसे दहला दिया ब्लैक सी से ऑयल फैसिलिटी में विस्फोट। इसी हमले के बाद ऑयल फैसिलिटी में भीषण आग। दो घेराव ड्रोन से यह वार है। ऑयल फैसिलिटी में हुआ वो विस्फोट जहां भीषण आग लग चुकी है। और अब यूक्रेन पर स्कैंदर मिसाइल से हमला, जहां ओडेसा में रूस के हमले का वीडियो सामने आया। आपको बता दें, रूस ने रिहायशी इलाके को टारगेट किया। उसने एमएलआरएस अटैक में ड्रोन कंट्रोल सेंटर को हिट किया। आपको बता दें, रूस के रक्षा मंत्रालय ने हमले की पुष्टि कर दी है। फिलहाल इस फ्रंट से आ रही 3 बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए कैसे रूस ने एमएलआरएस अटैक में ड्रोन कंट्रोल सेंटर को हिट किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस हमले की पुष्टि की है। वहीं इसी फ्रंट पर यूक्रेन के सैन्य ठिकाने पर हुए बारूदी प्रहार की इस तस्वीर के साथ साथ 2 और तस्वीरें आपके सामने, जहां ऑयल फैसिलिटी में हुआ विस्फोट और रूस ने रिहायशी इलाके को किया हिट। आपको बता दें, ये बड़ी खबर है स्कैंदर मिसाइल से हुए हमले को लेकर। अब कंबोडिया थाईलैंड सीमा पर जबरदस्त तनाव को लेकर खबर है, जहां चाइनीज असॉल्ट राइफल के साथ कंबोडियाई सैनिक दिखे हैं। कंबोडिया के सैनिकों ने चीन में बने हथियारों का कैसे इस्तेमाल किया, देखिए तस्वीर। तो इस फ्रंट से ये पहली तस्वीर, जहां कंबोडिया थाईलैंड सीमा पर तनाव बरकरार है। कंबोडिया के सैनिकों ने चीन में बने हथियारों का इस्तेमाल किया है। अब कंबोडिया बॉर्डर के पास थाई सेना के एक्शन को लेकर खबर। अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी नेटवर्क के खिलाफ यह कार्रवाई है और कंबोडियाई सेना पर साइबर ठगों की मदद के आरोप है। इसी फ्रंट से एक और सबसे बड़ी खबर यह कि अब स्ट्रैटेजिक पोजीशंस पर थाईलैंड का कब्जा हो चुका है। हिल 350 पर थाई सेना ने कब्जा किया है। हिल 350 इलाके से कंबोडियाई सैनिक भाग गए। अब थाईलैंड का F-16 फाइटर जेट से हमला, जहां कंबोडिया में 3 जगहों पर विध्वंसक हमले की तस्वीरें सामने आई। आपको बता दें, कंबोडिया में ही कसिनो बिल्डिंग को फाइटर जेट से उड़ा दिया गया। अब गाजा में आईडीएफ ने हमास की सुरंग को उड़ा दिया। खान यूनिस में येलो लाइन के नजदीक हमले की खबर, जहां खान यूनिस में आईडीएफ की 188वीं आर्म्ड ब्रिगेड ऑपरेशन चला रही है। एक बार फिर से इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। एक ऐसा आईडीएफ का खान यूनिस में जारी ऑपरेशन, जहां खान यूनिस में येलो लाइन के नजदीक हमलों को अंजाम दिया गया। कुछ और डिटेल खबरें दिखाने से पहले एक बार फिर से ये बड़ी खबरें, क्योंकि खैबर से बलूचिस्तान तक हमला, जहां 6000 लड़ाके तैयार हैं। मतलब क्या है? वहीं नेटो के 3 देशों पर हमले की तैयारी को लेकर आज खबर बहुत बड़ी है। मतलब और मायने समझेंगे S-500 की तैनाती का। एक्सपर्ट से सवाल, वेनेजुला और इस फ्रंट में अमेरिका की तैयारी को लेकर होता आया है, लेकिन अब वेनेजुला में चीन वर्सेस अमेरिका आज की बड़ी खबर है, जहां जीपीएस जैमिंग से हड़कंप और जापान में परमाणु बॉम्ब की चेतावनी, चीन को चुनौती। होगा एक्सपर्ट से सवाल। वहीं उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर फिलहाल इस फ्रंट से आज की एक ऐसी बड़ी खबर आपके सामने, जहां पाकिस्तान में मचे कोहराम की बात क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, बहुत बड़ी खबर है। वहीं खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का 3 तरफ से अटैक, डिटेल और तस्वीरें अब से थोड़ी देर बाद आपके सामने। और टीटीपी के 6000 लड़ाके पाकिस्तान पर हमले के लिए तैयार। फिलहाल पहली बड़ी खबर, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना में कोहराम। बीएलए ने 2 बड़े हमलों से पाक सेना को कैसे दहला दिया। आपको बता दें, बलूचिस्तान के पंजगुर में ही सेना का यह आर्म्ड व्हीकल उड़ा दिया गया और खुजदार में विनाशक हमले में सैन्य वाहन तबाह हुआ। भयंकर विस्फोट में पाकिस्तान के 13 सैनिकों की मौत। और अब बलूचिस्तान के गेज में भीषण संघर्ष। समीकलाग इलाके में यह पाक सैन्य पोस्ट पर हमला बताया जा रहा है। तस्वीर जरा गौर से देखिएगा कि सेना और बलोच लड़ाकों में आमने सामने की फायरिंग को लेकर यह खबर है। और इसी फायरिंग के बीच पाक के कई सैनिकों ने पोजीशंस तक को छोड़ दिया। हालांकि हमले में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है।
अब बलूचिस्तान के ही पंजगुर बीएलए के नॉनस्टॉप हमलों को लेकर खबर ये कि बीएलए ने सैन्य पोस्ट पर घात लगाकर हमला किया है। हमले में फ्रंटियर कोर के 5 सैनिकों की मौत को लेकर भी खबर है। इसी भीषण फायरिंग में 7 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। आपको बता दें, एक हफ्ते में 40 से ज्यादा सैनिकों की मौत को लेकर खबर। एक बार फिर से इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि इसी स्तर पर हो रहे ऑपरेशंस, यानी इसी स्तर पर ग्राउंड में हो रहे हमलों के आधार पर कब्जे का भी दावा किया जा रहा है। और आपको बता दें, ये फ्रंटियर कोर के 5 सैनिकों की मौत को लेकर खबर आई जब बीएलए ने सैन्य पोस्ट पर घात लगाकर हमले को अंजाम दिया। फिलहाल सैन्य पोस्ट के बिल्कुल नजदीक पहुंचकर घात लगाकर हुए हमले की तस्वीर आपने देखी, लेकिन 2 बड़े हमलों से बीएलए ने कैसे दहला दिया। पंजगुर में ही सेना के आर्म्ड व्हीकल को हिट किया गया। सेना और बलोच लड़ाकों में जिस तरीके से लगातार आमने सामने की जंग को लेकर भी खबर है, दावा यह कि पाक के कई सैनिकों ने अब अपनी पोजीशंस को छोड़ दिया है। तो फिलहाल पंजगुर में ही विस्फोट की तस्वीर आपने देखी, साथ ही खुशदार में धमाका और केच में हुई फायरिंग। और बीएलए की तरफ से लगातार हो रहे इस ऑपरेशन के बाद ये 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने है, जहां साफ है कि बलूचिस्तान में बीएलए कैसे कोहराम मचा रहा है, कैसे सैन्य पोस्ट के बिल्कुल नजदीक पहुंचकर हिट किया, उसकी पहली तस्वीर आपने देखी। और साथ ही कैसे खुशदार में धमाका हुआ, वो तस्वीर। बीएलए का कोहराम बलूचिस्तान में, यही बड़ी खबर है। फिलहाल तस्वीर आपने देखी, अब खबर पर डिटेल, क्योंकि बलूचिस्तान में नॉनस्टॉप हमलों से क्या पाकिस्तानी सेना पूरी तरह पस्त हो चुकी है? एक्सपर्ट से यही सवाल होगा। बीएलए ने 24 घंटे में 3 बड़े हमलों से जिस तरीके से सेना को दहला दिया है, पंजगुर में ही घात लगाकर सेना के आर्म्ड व्हीकल को हिट किया गया, खुशदार में भयंकर विस्फोट से सैन्य वाहन को तबाह कर दिया गया, केच में सेना और बलोच लड़ाकों में आमने सामने की फायरिंग की तस्वीरें सामने आई है। 3 बड़े हमलों में पाकिस्तान के 13 सैनिकों की मौत की खबर है और एक हफ्ते में बीएलए के 16 हमलों में 40 से ज्यादा सैनिकों की मौत, यही इस रिपोर्ट में किया गया है दावा। पिनाक सर, सवाल आपसे कर रही हूं, क्योंकि इस लगातार फ्रंट से आ रही खबरों के बाद सिचुएशन इस तरीके से एस्केलेट हो सकती है, ये एक्सपेक्टेड है सर? इससे पहले भी आपसे मैं इस पूरी बैकग्राउंड को समझ चुकी हूं, उसमें भी आप ये हमेशा एक संकेत देते थे कि ये इंटरमिटेंट हमले जारी रहेंगे, लेकिन सर ये किस लेवल तक एस्केलेट हो चुके हैं? खबरें हैं सेना पोस्ट तक हिट करने की, खबरें हैं कि सैनिकों ने पूरा इलाका खुद खाली कर दिया है। क्या इस लेवल तक ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है कि पाक सैनिक ना सिर्फ मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, बल्कि इलाके से उन्हें खदेड़ दिया गया? जो बलूचिस्तान चल रहा है और के ऑर्डर से है, ये गेरिला वॉरफेयर चल रहा है, तो इसमें इस तरह की इंसिडेंट्स होती रहेंगी और पाक सेना इनको बंद नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो तो इंडिया को ब्लेम करते रहेंगे कि ये भारत करवा रहा है, पर उसमें तो कोई सच्चाई नहीं है। अफगानिस्तान से वो भिड़े हैं तो वहां से भी उनको बलूचिस्तान वालों से मदद मिल रही होगी और इधर आपस में वो मदद कर रहे होंगे आपस एक दूसरे को। तो मुझे लगता है कि ये गेरिला वॉरफेयर चलता रहेगा। मैं तो नहीं समझता ये बंद होगा और इसको पाकिस्तानी आर्मी के कई डिविजन इसमें टाइट डाउन हो जाएंगे बलूचिस्तान में। तो उसमें ये होगा कि अब मैंने ये भी सुना है कि शायद कुछ पाकिस्तानी आर्मी को ईस्टर्न फ्रंट से जो हमारे साथ है उससे हटाकर अब उधर ले गए हैं। उधर पाकिस्तान का कोई अमेरिका के साथ हाथ मिला के कुछ वादा किया है, वो होगा या नहीं होगा पता नहीं, पर पाकिस्तान को अब मतलब मुझे लगता है उनकी जो मिलिट्री उनके ऊपर जो दबाव पड़ रहा है अफगानिस्तान और बलूचिस्तान से, वो बढ़ता चला जा रहा है और जब से बढ़ता चला जाएगा तो उनकी इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो वैसे ही खराब है, तो और भी खराब होगी। पर उनको असली में अमेरिका बचा रहा है, IMF का भी लोन मिल गया है, थोड़ा वर्ल्ड बैंक से भी कुछ मिल गया है, तो ये लगता है कि अमेरिका को वो खुश करने के चक्कर में कि हाँ हम गाजा में आपके साथ रहेंगे, जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है उसमें हम भाग लेंगे, तो ये सब चल रहा है अभी। पर मुझे लगता है कि अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के जो
लोग हैं जी। वो तो पाकिस्तान पे हावी हो ही रहे हैं धीरे धीरे। बिल्कुल सर, और लेकिन मुझे एक और लगता है खबर है, कि मैं आपके पास पाकिस्तान आती हूँ को सर, क्योंकि इसका- अब खैबर पख्तूनवा में ही बहुत बड़े हमले की तैयारी को लेकर एक खबर आ रही है, जहां खैबर पख्तूनवा में अफगान लड़ाकों की मूवमेंट को लेकर यह खबर है और वजीरिस्तान की पहाड़ियों से एंट्री का दावा किया गया है। हालांकि लड़ाकों ने हथियार लहराकर पाकिस्तान को कैसे चेतावनी दी, ये देखिए तस्वीर। टीटीपी लड़ाकों के साथ मिलकर हमला तेज होगा। अब पाकिस्तान में ही हमलों को लेकर 6000 लड़ाके, अब अफगानिस्तान में टीटीपी के 6000 लड़ाके, और ये रिपोर्ट में दावा किया गया है। टीटीपी पर यूएन की ये रिपोर्ट बड़े दावे कर रही है। होस्ट कुनार नगरहार में टीटीपी की मौजूदगी, टीटीपी नेता नूर वली महसूद के काबुल कनेक्शन का दावा किया गया है। और कुलकर्णी सर, इसको लेकर आगे सवाल आपसे करूंगी, उससे पहले कुछ रिपोर्ट्स दिखाती हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप जरा गौर करें। यूएन की ये रिपोर्ट दावा कर रही है अफगानिस्तान में टीटीपी के 6000 लड़ाकों को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि खोस्त कुनार नगरहार में टीटीपी की मौजूदगी है। सर, ये किस लेवल तक एस्केलेट होगा, ये सवाल तो कर लिया, लेकिन ये स्ट्रैटेजी क्या अपनाई जा रही है, इस पर आपसे सवाल करूंगी। उससे पहले ये एक तस्वीर देखिए जहां ये साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से अफगानिस्तान में टीटीपी के ये 6000 लड़ाके। तीन बड़ी खबरें और तस्वीरें, और उसके बाद कुलकर्णी सर सवाल आपसे, क्योंकि बीएलए ने 2 बड़े हमलों से कैसे दहला दिया, उसकी तस्वीर, वजीरिस्तान के रास्ते बंद होने का यह दावा, हथियार लहराकर पाकिस्तान को दी जा रही चेतावनी। कुलकर्णी सर। सुरभि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे चक्रवर्ती साहब ने समझाया, मैं कहूंगा कि बलूचिस्तान का तकरीबन 900 किलोमीटर की बॉर्डर ईरान के साथ है और 1270 किलोमीटर इनकी दुरान लाइन यानी अफगानिस्तान के साथ है। यूएन पिछले 2-2.5 साल से लगातार ये कह रहा है कि 6000 तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो फाइटर्स हैं वो तालिबान अफगानिस्तान के अंदर है। और जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, कोस्ट कुरान नगार में सब के सब वहां पे हैं। उसको देखते हुए जिस प्रकार से पाकिस्तान की फौज भगोड़ा बन करके अपने पूरे के पूरे जो जितने उनके बंकर्स हैं उनको छोड़ करके पीछे भाग रही है, ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान जबरदस्त प्रेशर में है और पाकिस्तान लड़ नहीं पा रही, ना इधर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ, ना बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के साथ, ना इधर खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ। और तालिबान ये बार बार कह रहा है कि हमें पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों से कोई लेना देना नहीं है, जबकि पाकिस्तान ये कहता है नहीं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये तालिबान का हिस्सा है। जबकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को खड़ा किसने किया, तो पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान का फौज का मुखौटा था ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान। और अगर आज तहरीक तालिबान पाकिस्तान अगर पाकिस्तान की फौज के ऊपर हमला कर रहा है तो फौज ने सोचता है पाकिस्तान की कि उन्होंने क्या ऐसा कर दिया कि जिसके कारण तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो फाइटर्स हैं वो उनके बरखिलाफ हो गए। उन्होंने वही किया जो लाल मस्जिद में किया, और ये अब नहीं, मुशर्रफ के तरफ से लगातार इस तरह की कार्रवाई हो रही है। उनके जितने भी जो सोच, यही कारण है कि आज पाकिस्तान में घबराहट, डरी हुई फौज है, भगोड़ा हो गई है, सारे अपने पोस्ट छोड़ करके भाग गई है। सर, पाकिस्तान में घबराहट, पाकिस्तान दबाव में, ये कैसी घबराहट? क्योंकि अब बड़ी खबरें उस फ्रंट से जहां वेनेजुला तट पर अमेरिका ने चीन का टैंकर रोक दिया है। फिलहाल ये बड़ी खबरें अब आपके सामने उस फ्रंट से सामने आने वाली हैं जहां अमेरिका की तैयारी को लेकर अब तक सवाल होता था, लेकिन अब ये मूवमेंट और चीन, अमेरिका ने चीन का टैंकर रोका है कैरेबियन सी में ही। आपको बता दें, जीपीएस जैमिंग को लेकर भी आज खबर बड़ी है और सवाल ये कि क्या इलेक्ट्रॉनिक वॉर शुरू, और साथ ही वेनेजुला की ओर अमेरिकी फाइटर जेट्स की उड़ान, अलर्ट जारी। फिलहाल वेनेजुला पर अमेरिका का बहुत बड़ा एक्शन, और वेनेजुला तट पर एक और ऑयल टैंकर सीज किया गया है। आपको बता दें, ये एक बड़ी खबर है जहां चीन के ऑयल टैंकर पर अमेरिकी सेना का कब्जा, और ईरान के बाद चीन के टैंकर को अमेरिका ने रोका है। अमेरिका के गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने चेतावनी दी है। तो फिलहाल तस्वीरें तो आप देख रहे हैं, वेनेजुला तट पर एक और ऑयल टैंकर को सीज करने के बाद आई उस बड़ी खबर की, जहां फिलहाल 2 तस्वीरें देखिए अब एक साथ और समझिए कि कैसे कैरेबियन में ही 2 हफ्ते में दूसरा टैंकर सीज किया गया है। 10 दिसंबर की तस्वीर, ईरान के टैंकर पर कब्जा, और अब 20 दिसंबर, 10 दिन बाद चीन के टैंकर को रोका गया है। अब अमेरिकी एक्शन पर आग बबूला वेनेजुला, जहां बिना सजा के अमेरिका को नहीं छोड़ेंगे और चीन के टैंकर को रोकने पर वेनेजुला और ज्यादा भड़क गया। अमेरिका का एक्शन आपराधिक है और यूएन सुरक्षा काउंसिल में शिकायत दर्ज वेनेजुला करेगा।
तो अमेरिका का एक्शन और वेनेजुला चीन से टक्कर, क्योंकि बड़ी खबर, जहां वेनेजुला तट पर अमेरिकी सेना ने चीन के ऑयल टैंकर को रोका और पिछले 10 दिन में दूसरी बार ऑयल टैंकर पर अमेरिकी सेना के कब्जे को लेकर खबर। सीज किए गए चीन के टैंकर पर पनामा का झंडा लगा हुआ है। सीज टैंकर पर अमेरिकी गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम की यह चेतावनी, वेनेजुला को फंड देने वाले मूवमेंट पर कार्रवाई करते रहेंगे, हम तुम्हें ढूंढेंगे और हम तुम्हें रोकेंगे। वेनेजुला ने टैंकर पर अमेरिकी एक्शन को अपराध बताया है। दत्ता सर, अब इस एस्केलेशन की बात अगर की जाए तो क्या ये वाकई अमेरिका के एक्शन से पहले एक और स्ट्रैटेजिकल मूव है, जहां हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अब चीन के टैंकर पर उसको सीज किए जाने को लेकर भी खबर सामने आ चुकी है? बिल्कुल, देखिए, अमेरिका जिस तरह की कोअर्सिव डिप्लोमेसी दिखा रहा है या कोअर्सिव स्ट्रेटेजिक मूव्स कर रहा है, ये बताता है कि किस तरह से वो एक तिजारत के रूप में अपनी जो इकोनॉमी है उसको दर्शाना चाहता है। वेनेजुला पे जिस तरह से उसने प्रेशर डाला है, क्योंकि वेनेजुला के पास सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का भंडार है। चीन के इस टैंकर को जिस तरह से उन्होंने अपने कब्जे में लिया है, तो ये बताता है कि भाई किस तरह से वो पूरे जो वर्ल्ड की ताकतें हैं उनके ऊपर एक ऐसा दबाव बनाना चाहता है जिसका कोई वजूद नहीं है। और ये इस तरह के जो एक्शंस है, अमेरिका की खुद पॉपुलैरिटी आप देखिए, अमेरिका में करीब 65% लोग ट्रम्प साहब के खिलाफ हैं, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ हैं। उन्होंने पूरे विश्व के साथ पंगा ले लिया है और जहां भी देखिए आप, चाहे वो टैरिफ हो, चाहे अदर ट्रेड ऑब्लिगेशंस हो, उन सब में उनकी कोई पॉलिसी नहीं है। जहां तक वो सोच सकते हैं उसको वो अमल में लाना चाहते हैं। तो उनकी जो पॉलिसी है वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मुझे तो नहीं लगता कि अमेरिका को ग्रेट बना पाएंगे, लेकिन हाँ, अमेरिका की डाउनफॉल के लिए उनका नाम इतिहास के पन्नों में जरूर जाएगा। और अलग अलग फ्रंट पर एस्केलेट होती सिचुएशंस के लिए भी क्या उनका नाम सामने आएगा? क्योंकि सर, अब इस फ्रंट से एक और बड़ी खबर यह है कि अमेरिका और वेनेजुला में अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी तेज हो चुका है और कैरेबियन क्षेत्र में ही जीपीएस जामिंग अमेरिकी सेना कर रही है और सैटेलाइट नेविगेशन सिग्नल जाम कर रहा है वेनेजुला। हालांकि जीपीएस जैम से सिविलियन एयरलाइंस, समुद्री ट्रैफिक को भी खतरा बताया जा रहा है। कैरेबियन में ही जीपीएस जामिंग पर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट फिलहाल क्या बड़े दावे कर रही है। और कुलकर्णी सर, इसको लेकर आपसे सवाल, क्योंकि अब तरीके वॉर के जिस तरीके से बदल गए हैं, अभी तक अमेरिका की तैयारी और उस पर आधारित संकेत को लेकर हम सवाल करते थे, लेकिन अब अमेरिका वर्सेस वेनेजुला को लेकर आज की बड़ी खबर है, इलेक्ट्रॉनिक वॉर शुरू, जहां कैरेबियन क्षेत्र में ही अमेरिका और वेनेजुला के बीच इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को लेकर खबर। कैरेबियन क्षेत्र में ही रडार, संचार, नेविगेशन रोकने की यह जंग और वेनेजुएलन स्पेस में अमेरिकी सेना पर जीपीएस जैमिंग के आरोप लगे और कैरेबियन सी में ही सैटेलाइट नेविगेशन सिग्नल भी वेनेजुला रोक रहा है। और वेनेजुला की ऑयल रिफाइनरी, पावर प्लांट में सिग्नल जैम हो चुके हैं। कैरेबियन में ही सिग्नल जैम से सिविलियन एयरलाइंस और समुद्री ट्रैफिक को भी खतरा बताया जा रहा है। अब एक और बड़ी खबर यह है कि कैरेबियन क्षेत्र में ही बड़ी जंग की चेतावनी को लेकर खबर, जहां वेनेजुला में सैन्य कार्रवाई के गंभीर नतीजे होंगे और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला की अमेरिका को यह वार्निंग है। हालांकि वेनेजुला पर हमले से मानवीय आपदा का खतरा। कुलकर्णी सर, अब एक्शन की तैयारी को लेकर भले ही जितने मर्जी दावे किए जा रहे हैं, ये हकीकत है जिस पर आपसे हम सवाल करते थे कि अगर इस ऑपरेशन की शुरुआत होगी तो किस लेवल से होगी, क्योंकि यहां पर ग्राउंड ऑपरेशन को देखते हुए तो अभी तक सवालिया निशान खड़ा होता था। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की शुरुआत हो चुकी है, क्या इसे भी इस फ्रंट पर जंग का नया आगाज माना जाए? बिल्कुल सुबी, ये मकसद ही ये है कि किस तरीके से इसको चोक किया जाए। वेनेजुएला को चोक करना है और उस चोक में अमेरिका हमला नहीं करना चाहता है, क्योंकि हम अमेरिका जानता है कि वेनेजुएला पे हमला करने में नुकसान होगा, क्योंकि रूस वेनेजुएला के साथ खड़ा है, चीन वेनेजुएला के साथ खड़ा है, हथियार चीन के वेनेजुएला में है, पूरी की पूरी मदद मजदूरों को ये दो देशों से मिल रही है। बाकी देश भी अमेरिका के विरुद्ध खड़े हैं, तो अमेरिका डायरेक्टली हमला नहीं करेगा। और ये भी जो 2 ऑयल टैंकर को उन्होंने अपने जब्त किया है, उसको जब्त करने में उनको तकलीफ नहीं हुई है, बल्कि दूसरे ये जो पनामा फ्लैग, लेकिन ऑयल टैंकर चीन का, और इसके ऊपर उनकी नजर थी। यही ट्रम्प कह रहे हैं कि जो जिस प्रकार से चीन मदद कर रहा है वेनेजुएला की, वो उनको मंजूर नहीं है। मकसद ये ड्रग्स नहीं है, वो कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। मकसद है वो तेल का भंडार, और वो तेल का भंडार जो है
जिसको बार बार उन्हें लग रहा है कि जिसके कारण उनको चाहिए वो तेल का भंडार, अगर वो नहीं है तो वो जानते हैं किस तरीके से लेना है। मेडुरो को वो बिल्कुल सत्ता से हटाना चाहते हैं, तो मेडुरो की उतनी उसकी जबरदस्त फॉलोइंग है कि वो उसको हटाना इतना आसान नहीं है। चेवेज के बाद मेडुरो, लगातार ये दो जो बने हैं मुखिया वेनेजुएला के, ये तो बिल्कुल ही कट्टर अमेरिका के विरोधी है और ट्रम्प को वो मंजूर नहीं है। बिल्कुल। पर हमला मुझे नहीं लगता है। लेकिन सर अगली खबर सुनिएगा, क्योंकि वेनेजुएला पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। जब ये खबर आती है तो वेनेजुएला तट पर अमेरिकी सैन्य मूवमेंट कैसे तेज हो चुकी है, आज ये भी बड़ी खबर है। अमेरिकी F-18 फाइटर जेट से उड़ान भरी है और वेनेजुएला एयरस्पेस से नजदीक अमेरिकी पेट्रोलिंग को लेकर खबर। इसी सैन्य तैयारी के आधार पर दावे ये किए जा रहे हैं कि एक्शन का मिल सकता है कभी भी आदेश। फिलहाल वेनेजुएला एयरस्पेस से नजदीक पेट्रोलिंग। अब वेनेजुएला में बड़े युद्ध की तैयारी को लेकर खबर, जहां वेनेजुएला में चाविस्ता मिलिशिया की जंग की यह तैयारी है और चीन के टाइप 56 राइफल कारतूस मिले। वेनेजुएला की पैरामिलिट्री फोर्स का हिस्सा है चाविस्ता मिलिशिया। तो लगातार अमेरिका की पोजीशनिंग, उसकी डिप्लॉयमेंट, उसकी सैन्य मूवमेंट के बाद वेनेजुएला की तैयारियों को लेकर खबर। और अमेरिका से ही टेंशन के बीच वेनेजुएला की मदद के लिए अब ईरान आगे आया है। ये एक और बड़ी खबर है। समंदर में अमेरिकी एक्शन का जवाब देंगे ईरान और वेनेजुएला। वेनेजुएला के समर्थन का ईरान ने भी भरोसा दिया है और बड़ी खबर यह है कि वेनेजुएला के विदेश मंत्री ने ईरानी समकक्ष से फोन पर बात भी की है। अब पिनाक सर, ये सहयोग क्या वेनेजुएला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन इसी सपोर्ट के बलबूते अगर वेनेजुएला सीधा अमेरिका के खिलाफ जंगी तैयारी की बात कर रहा है तो फिर तो अमेरिका किसी को भी नहीं बख्शेगा। देखिए, अमेरिका जो भी अभी कर रहा है वो इंटरनेशनल लॉ में इलीगल है। ओके। कोई शक नहीं है, क्योंकि इस तरह से किसी देश पे चढ़ाव करना बिना कोई वजह कि हाँ हम आपको पसंद नहीं करते हैं, आपके प्रेसिडेंट को हम निकालना चाहते हैं, इस तरह की बातें ट्रम्प कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी अपने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी डॉक्ट्रिन जो उन्होंने भी निकाला है उसमें ये कह दिया है कि ये जो लैटिन अमेरिका है ये हमारे, हम यहाँ कुछ भी करेंगे, किसी को कहने की कोई जरूरत नहीं है। पर दुनिया ऐसे तो नहीं चलती है। और मुझे लगता है ट्रम्प साहब जो कर रहे हैं, ये जो तेल रोक रहे हैं, बेसिकली वो वेनेजुएला का गला घोट रहे हैं आर्थिक रूप से। और मतलब और भी जैसे साइबर वॉरफेयर का जिक्र हुआ है, इस तरह से वेनेजुएला का गला घोटा जा रहा है। और वो सोच रहे हैं कि इसी से अगर काम हो जाए, मदुरो वहां से भाग के निकल जाए और हमारा तो फिर काम हो जाएगा। और तेल जो है वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वेनेजुएला तेल पे निर्भर है, तेल पे जो आमदनी होती है उस पे निर्भर है। पर ये कि चाइना और जापान क्या करेंगे, अब ईरान भी कह रहा है, ईरान की पहुंच वहां तक नहीं है, पर वो ये कर सकते हैं कि पर्शियन गल्फ में और अरेबियन सी में वो रिटेलिएट कर सकते हैं। वहां पे अगर तेल का कोई जहाज अमेरिका जाना हो तो उससे वो उसको रोक सकते हैं, उस पर कब्जा कर सकते हैं। और ईरान ने पहले ये किया भी है। अब ये है कि देखना है कि चाइना क्या करता है। राइट सर। क्योंकि चाइना अब करेगा कि ठीक है हम भी अमेरिकी जो ऑयल टैंकर हैं जो अमेरिका जा रहे हो जी, पर प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका तो ज्यादा इंपोर्ट ऑयल नहीं करता है जी, वो एक नेट एक्सपोर्टर है। राइट सर। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो ऑप्शन है वो शायद उनके हाथ में नहीं है। पर दूसरा ऑप्शन जो है कि वेनेजुएला के जो सर वही तो हर फ्रंट से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस आधार पर हम ये सवाल करते हैं कि क्या वॉर के तरीके अब बदल गए हैं। अब आपने भी ये बात कही कि देखना होगा कि आखिर चाइना अब ऐसे में क्या करता है, क्या वो भी किसी रूट पर किसी तरीके से हमले की कोशिश कर सकता है या रोकता है। हालांकि इसको लेकर भी आगे करूं सवाल, उससे पहले एक और फ्रंट जहां पर आज की बड़ी खबरें हैं, नेटो के 3 देशों पर रूस के हमले की चेतावनी। अब नेटो वर्सेस रूस, ये वो फ्रंट है जहां पर बढ़ते तनाव के बीच जंग के काउंटडाउन को लेकर अब तक हम सवाल करते आए हैं। लेकिन अब आपको बता दें, नेटो के 3 देशों पर रूस के हमले की चेतावनी ही आज की बड़ी खबर इस फ्रंट से है। वहीं जर्मनी में रूस से जंग की तैयारी
और साथ ही 2 लाख सैनिक हैं तैयार। ये इसी फ्रंट से आ रहा आज का एक और सबसे बड़ा सवाल, जहां जर्मनी में रूस से जंगी तैयारी और कैलिनिंग्राड के नजदीक नेटो। पुतिन की वार्निंग, ये वार्निंग है क्या? उससे पहले वो तस्वीर जहां कीव के आसमान में रूस के झंडे से मचा हड़कंप और कीव में ड्रोन के साथ साथ रूस का झंडा भी दिखा है। अब यूक्रेनी डिफेंस फोर्स ने इंटरसेप्ट किया है ड्रोन और कीव में ड्रोन ऑपरेटर्स की तलाश भी जारी है और रूसी मीडिया के दावों को कीव ने खारिज कर दिया है। तो फिलहाल ये तस्वीरें भी देखिए, कीव में ड्रोन के साथ साथ रूस का झंडा दिखा है और आपको बता दें यूक्रेनी डिफेंस फोर्स ने इंटरसेप्ट किया ये ड्रोन। अब अगली बड़ी खबर इस फ्रंट से है, जहां सुमी में बड़े इलाके पर कब्जे का रूसी सेना ने दावा किया और सुमी के विस्कोय में रूस की सेना का कंट्रोल। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है डोनेट्स्क में स्वेतलोए इलाके पर रूस के कब्जे की बात कही गई है। पिछले 24 घंटे में 1500 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत की भी खबर है। अब यूक्रेन के ओडेसा में रूस का बड़ा हमला। खबर यह है कि ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर रूस का अटैक है और ओडेसा में ही रेलवे ब्रिज पर गेरॉन ड्रोन से हमला हुआ। अब रूस के नॉनस्टॉप अटैक की एक साथ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां कीव से खबर रूस के झंडे वाले ड्रोन की यह तस्वीर सामने आई। सुमी जहां विस्कोय पर कब्जे का दावा किया जा रहा है और रेलवे ब्रिज पर कैसे ओडेसा में यह हमला हुआ उसकी तीसरी तस्वीर आपके सामने। बड़े युद्ध की तैयारी में रूस की डिफेंस फोर्स, जहां कॉम्बैट ड्यूटी में शामिल हुआ है रूस का S-500 डिफेंस सिस्टम। दत्ता सर, इसको लेकर सवाल आपसे करूंगी, उससे पहले खबर पर एक डिटेल देना चाहते हैं क्योंकि स्पेस तक हमला करने में सक्षम S-500 को लेकर खबर बहुत बड़ी है। रूस के रक्षा मंत्री बेलोसोव की यह चेतावनी, रूस की एयर एंड मिसाइल डिफेंस रेजिमेंट तैयार हो चुकी है। हालांकि सवाल यही होगा कि क्या वाकई अब एक्शन में है पुतिन का ये बाहुबली, क्योंकि S-400 वर्सेस S-500 ये तस्वीर और खबर पर डिटेल उस लिहाज से समझिए जहां एयरक्राफ्ट, ड्रोन और क्रूज मिसाइल S-400 के जरिए हिट हो सकती हैं और बैलिस्टिक मिसाइल हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल S-500 में है। और ये इसकी रेंज देखिए, क्योंकि S-400 की रेंज 400 किलोमीटर है जबकि S-500 की 600 किलोमीटर है। इसके रिएक्शन टाइम की अगर हम बात करें तो ये कंपैरिजन इसलिए क्योंकि S-400 जो 9 से 10 सेकंड में रिएक्ट करता है, वहीं S-500 इतना अपग्रेडेड है कि ये 3 से 4 सेकंड में भी हिट कर सकता है और ऊंचाई तक मार करने की क्षमता जहां समझिए कि ये 30 किलोमीटर तक हिट कर सकता है और S-500 की क्षमता है स्पेस तक हिट करने की। हालांकि मिसाइल की रफ्तार जहां 17,000 किलोमीटर प्रति घंटा और इससे अधिक है S-500। अब S-500 की जहां बात हो रही है तो जंग के मैदान में पहली बार S-500, सवाल यही है कि आखिर क्यों रूस को F-500 को कॉम्बैट ड्यूटी में उतारना पड़ा। दत्ता सर, इन सवालों के बाद आपके पास आ रही हूं क्योंकि क्या अब S-500 की तैनाती रूस की नेटो से जंग की तैयारी है, ये एक और बड़ा सवाल। वहीं तीसरा बड़ा सवाल कि क्या यूक्रेन वॉर फ्रंट पर S-500 के लिए टेस्टिंग ग्राउंड है। दत्ता सर, देखिए, रूस ने S-500 को जो डिप्लॉय किया है वो बताता है कि किस तरह से S-400 जो डिफेंस सिस्टम था उसकी सक्सेस हासिल हुई है और S-500 उससे भी एक हायर वेरिएंट का डिफेंस सिस्टम है। आपने खुद ही अभी बताया कि देखिए कितने रेंज उसकी 600 किलोमीटर के करीब है, 3 से 4 सेकंड का उसका रिएक्शन टाइम है। और अभी देखिए पूरे विश्व में जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हैं लड़ाई के, वो बिल्कुल बदल चुके हैं। आजकल वो क्लोज क्वार्टर बैटल तो बहुत कम देखने को मिलता है। ये जो लॉन्ग रेंज डिलीवरी सिस्टम्स हैं या जो बियॉन्ड विजुअल रेंज डिलीवरी सिस्टम्स हैं, अब तो देखिए टैंक्स के ऊपर भी BVR वेपन को डिप्लॉय किया जा रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए यकीनन यूक्रेन को जो यूरोपियन देश सपोर्ट कर रहे हैं वो उनके लिए ये चेतावनी है कि किस तरह से हम अपने जो डिफेंस सिस्टम है S-500 वो एक कवच की तरह इस्तेमाल किया जाएगा और यूक्रेन को वो उनकी जो ट्रुप्स है या उनके जो टारगेट्स हैं उनको कैसे डिस्ट्रॉय, बर्बाद किया जाएगा और कैसे यूक्रेन को घुटने पे रशिया ला सकता है। क्योंकि रशिया का एम ये है कि जितनी भी उसको जमीन मिल सके, जितने लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस मिल सके, जितने हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक टारगेट्स वो अपने कब्जे में ले सके, तो जब नेगोशिएशन टेबल पे वो आएगा उसके लिए उतनी ही आसानी रहेगी।
सर, रूस की डिफेंस फोर्स की ये तैयारी को लेकर S-500 की खबर तो हमने समझी, लेकिन कुलकर्णी सर, क्या यही खबर इस बात को लेकर भी और बल देती है कि नेटो देश पर हमले की तैयारी में है रूस? ये अगली बड़ी खबर है, जहां 3 नेटो देशों पर हमला रूस करेगा, और यूक्रेन की इंटेलिजेंस चीफ बुदानोव का ये बड़ा दावा, जहां एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया रूस का टारगेट है और पोलैंड पर भी मिलिट्री स्ट्राइक रूस कर सकता है। हालांकि रूस की इसी बढ़ती तैयारी और रूस और नेटो के बीच बढ़ते तनाव के साथ ये खबरें बड़ी हैं, जहां माना यह जाता है कि कैसे नेटो वर्सेस रूस का काउंटडाउन, क्योंकि यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ बुदानोव ने सनसनीखेज दावा किया है 2027 में एस्टोनिया, लातविया पर हमले की तैयारी में है रूस, और लिथुआनिया पर हमला रूस कर सकता है। 2030 तक पोलैंड पर भी हमला कर सकता है रूस, और रूस के साम्राज्य को बढ़ाना चाहते हैं पुतिन। यही बड़ा दावा इसमें किया गया है। लेकिन इस बीच पुतिन की नेटो को बड़ी चेतावनी, एक और बड़ी खबर है, क्योंकि कैलिनिंग्राद को लेकर पुतिन की यह वार्निंग सामने आई है। कैलिनिंग्राद की नाकेबंदी के गंभीर नतीजे होंगे, यूरोप में बड़े संघर्ष को बढ़ावा न दे नेटो, और कैलिनिंग्राद पर हमले के अभूतपूर्व नतीजे होंगे। तो फिलहाल कैलिनिंग्राद से बड़े युद्ध की चेतावनी। इंफॉर्मेशन वॉल पर रुक करती हूं, उसके बाद कुलकर्णी सर आपके पास आते हैं, क्योंकि पुतिन की ये तैयारी, पुतिन की इस चेतावनी का मतलब समझना भी जरूरी है कैलिनिंग्राद को लेकर फिलहाल, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नेटो को ये वार्निंग दी है। कैलिनिंग्राद के घेराव से यूरोप में बड़े संघर्ष की ये वार्निंग दी गई है, और कैलिनिंग्राद ही सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिकल पोजीशन, जहां पर बड़े स्तर पर हुई तैयारी से भी बाल्टिक देशों का घेराव करने की रूस की तैयारी को लेकर दावे किए गए हैं। लेकिन आज की खबर है जहां पुतिन की यह चेतावनी है कि ऐसा युद्ध शुरू होगा जिसके बेहद गंभीर नतीजे होंगे, ये इस वार्निंग में कहा गया है। और साथ ही नाकेबंदी, ये जो नाकेबंदी यूरोप में संघर्ष को एक अलग स्तर पर ले जाएगा, ये भी कहा गया है। हालांकि नेटो देश पोलैंड और लिथुआनिया से कैलिनिंग्राद जिस तरीके से घिरा हुआ है, यही इंफॉर्मेशन वॉल पर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कैलिनिंग्राद के बिल्कुल नजदीक नेटो देशों ने जिस तरीके से सैन्य तैनाती बढ़ाई है, बढ़ते तनाव के बीच ये सैन्य तैनाती बड़ा संकेत थी, और बाल्टिक सागर में ही नेटो की सैन्य मूवमेंट से तनाव जिस तरीके से बढ़ चुका है, आज के इस हालात को कुलकर्णी सर कैसे समझा जाए, क्योंकि अब लगातार हो रही डिप्लॉयमेंट, मूवमेंट और कैलिनिंग्राद को लेकर पुतिन की ये चेतावनी और S-500 को लेकर की जा रही तैनाती, कनेक्टिंग द डॉट टू अंडरस्टैंड सर, इज इट द टाइम फॉर एक्शन? सुरभि, अगर आप देखें S-500 का एंटी सैटेलाइट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसमें हाइपरसोनिक, क्योंकि वो जब रिटर्न में आता है तो वो ऑफकोर्स हाइपरसोनिक स्पीड, जैसे बताया 17,000 किलोमीटर की रफ्तार से नीचे आता है। नंबर 1। नंबर 2, कैलिनिंग्राद में उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है। नंबर 3, बेलारूस में रूस ने 3.5 लाख अपने ट्रुप डिप्लॉय किए हैं। चौथी बड़ी बात, बार बार पुतिन कह रहे हैं कि वो इस तरीके से हमला कभी भी नहीं करेंगे नाटो के ऊपर, ना ही किसी यूरोपियन देश के ऊपर हमला करने की, ना कोई यूरोपियन देश उसको उनके ऊपर हमला करने की काबिलियत रखता है, क्योंकि नेटो का सबसे बड़ा सदस्य तो अमेरिका है, जो सब कुछ 60 से 65% तो उसी का कंट्रीब्यूशन है नेटो के अंदर। तो वो मतलब ये एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है। आपको लगता है एस्टोनिया, लिथुआनिया इनके ऊपर हमला करेगा? ये तो सोवियत यूनियन का एक भाग है, इसलिए बहुत छोटे छोटे देश है, ये दिल्ली के जो छोटे छोटे बिल्कुल देश है, कभी भी हमला नहीं करेगा। ये सिर्फ कहने के लिए, दिखाने के लिए कि पुतिन जो है वो एक एग्रेसर है, पुतिन जो है वो हमला मतलब वॉर मॉन्गर है, और पुतिन बार बार ये कह रहे हैं कि मैं हमला नहीं करूंगा, मैं ये लिख करके दे सकता हूँ। लेकिन एक बात है, अगर रूस के ऊपर चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे यूके हो गया, कुछ हमला करते हैं तो उसका जवाब वो देंगे। अगर वो चाहे तो वो लड़ाई आज भी शुरू कर सकते हैं। तो ये तो सिर्फ वॉर मॉन्गर दिखाने की कोशिश की जा रही है पुतिन को, पर पुतिन कभी भी इस तरह का हमला नहीं करेंगे। खूब हम कह रहे हैं कि ये लड़ाई जो है इस साल के आखिर तक समाप्त होने की वो पूरी कोशिश करें, जिसके पुतिन भी उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। अंडरस्टूड सर। लेकिन अब एक बार फिर से उस फ्रंट का रुख करते हैं जहां से खबर बड़ी सामने आ रही है खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में आईडी विस्फोट से मचे हड़कंप को लेकर। और आपको बता दें, टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना का वाहन उड़ा दिया और विस्फोट में पाकिस्तानी सेना के 7 सैनिकों की मौत को लेकर खबर है। इस हमले में 4 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। विस्फोट की वजह से बन्नू मेरियान हाईवे भी पर ट्रैफिक को रोका गया। फिलहाल वही तस्वीर भी आपके सामने। दत्ता सर, इसी फ्रंट को लेकर सवाल आपसे करूंगी, उससे पहले लगातार खबरें दिखा दें, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर में भी बड़े हमले को लेकर खबर, रिहायशी इलाकों के बीच विस्फोट से हड़कंप, सेना और टीटीपी लड़ाकों के बीच फायरिंग को लेकर खबर है। आसमानी धमाकों से पूरे इलाके में अफरा तफरी की एक और तस्वीर।
अब बाजौर में ही पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर डायरेक्ट हमले की अगली खबर, जहां सेना और टीटीपी लड़ाकों में आमने सामने की जंग। टीटीपी लड़ाकों ने पाकिस्तानी पोस्ट पर फायरिंग की। ये देखिए एक और तस्वीर सामने आई है। इस हमले में पाकिस्तान के 5 सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है, जबकि 4 घायल बताए जा रहे हैं। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए और सुनिए आवाज। जहां टीटीपी लड़ाकों ने पाकिस्तानी पोस्ट पर जिस वक्त फायरिंग की, उस वक्त की यह तस्वीर है। इसी हमले में पाकिस्तान के 5 सैनिकों की मौत की खबर है। पाकिस्तानी सेना के 7 सैनिकों की मौत की खबर एक और है, जहां सामने आया कि किस तरीके से हमले में 4 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए। धमाके से पूरे इलाके में मची अफरा तफरी की यह तस्वीर भी आपने देखी। और पाक सैन्य पोस्ट जिस तरीके से दहला दिए गए हैं, दत्ता सर वही तस्वीर दिखा रहे हैं। रिहायशी इलाकों में मची दहशत की तस्वीरें सामने आई है। साफ है सेना और टीटीपी के बीच लगातार जारी संघर्ष और लगातार हो रही फायरिंग की ये वो तस्वीरें हैं। और सवाल यही कि किस तरीके से टीटीपी के ये नॉन स्टॉप हमले जारी हैं, जहां कैसे अब बाजौर कांपा, उसको लेकर एक इंफॉर्मेशन। उसके बाद आपसे सवाल। फिलहाल खबर है खैबर पख्तूनवा के बाजौर इलाके में बड़े हमले को लेकर, और बाजौर में ही पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर डायरेक्ट हमले की ये तस्वीर। रिहायशी इलाकों के बीच कई धमाकों से हड़कंप, पाकिस्तानी सेना और टीटीपी लड़ाकों के बीच आमने सामने की फायरिंग। हमले में पाकिस्तान के 5 सैनिकों की मौत, जबकि 4 घायल। और बाजौर में ही बड़ा तालिबानी कंट्रोल, और टीटीपी ने हाईवे पर चेक पॉइंट्स भी बना लिए हैं। यही फिलहाल जिस आधार पर दावे किए जा रहे हैं सर, ये सवाल मैंने पहले भी एक्सपर्ट से किया कि ये एस्केलेट हो चुकी है सिचुएशन। इंटरमिटेंट हमलों को लेकर खबरें आती हैं, लेकिन अब तो सर कंट्रोल का दावा किया जा रहा है। जहां तालिबानी कंट्रोल का दावा किया जा रहा है, हाईवे पर चेक पॉइंट्स तक बनाए जा चुके हैं। कि बाजौर हमेशा से पाकिस्तानी सेना का एक कमजोर कड़ी रही है, और जिस तरह से टीटीपी वहां हावी है, और जिस तरह से टीटीपी ने वेल प्लान्ड ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी सेना हमेशा वहां मुंह की खा रही है। तो ये बताता है कि किस तरह से गुरिल्ला वॉरफेयर में टीटीपी का कोई मुकाबला नहीं है। और पाकिस्तानी सेना वहां, बल्कि पिछली बार अगर आपको याद होगा जब ये अटैक हुआ था, टीटीपी ने किया था, तब असीम मुनीर ने वो कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उसमें उसने सीनियर कमांडर से पूछा था कि क्यों आपने कोई कहते हैं कि एक फॉर्मिडेबल फ्रंट क्यों नहीं पोज किया, क्यों आपने अपनी पोस्टें खाली छोड़ के भाग गए, क्यों हमारे सैनिक कैप्चर किए गए। तो ये बताता है कि किस तरह का कंफ्यूजन पाकिस्तानी सेना में है, किस तरह की अनप्रोफेशनलिज्म वहां हो रही है, किस तरह से रेडिकलाइज, क्योंकि ज्यादातर जो पाकिस्तानी सेना है या पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं वो तिजारत में इन्वॉल्व हैं, वो सियासत में इन्वॉल्व हैं, सिवाय वहां मिलिट्री ट्रेनिंग के सब कुछ हो रहा है, और उसी का इंजाम पाकिस्तानी सेना भुगत रही है। थैंक यू सो मच सर ओवरऑल इवैल्यूएशन के लिए। दत्ता सर, पिनाक सर और साथ ही कुलकर्णी सर, आज हमें ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले कुछ बड़ी खबरें, क्योंकि बड़े युद्ध की तैयारी में जुटी है चीन की सेना, जहां काउंटर टेरर एक्सरसाइज के जरिए बड़ी तैयारी ही आज की खबर है। सिंगापुर की सेना के साथ ज्वाइंट वॉर ड्रिल और रोबोट्स और ड्रोन्स के साथ युद्ध की तैयारी। फ्रांस से एक और बड़ी खबर है। जापान में न्यूक्लियर वेपन की तैनाती की वार्निंग। जहां जापान में तैनात हो परमाणु हथियार, और जापान के पीएम ऑफिस के अधिकारी की यह चेतावनी, जापान को परमाणु हथियार रखने चाहिए। परमाणु चेतावनी पर जापान की डेली न्यूज मिनिस्ट्री की यह रिपोर्ट। चीन के नजदीक जापान की बड़ी सैन्य डिप्लॉयमेंट। आज की एक और बड़ी खबर है, योनागुनी द्वीप में जापान की मिसाइलें तैनात हैं। ताइवान से सिर्फ 110 किलोमीटर दूर मिसाइलों की तैनाती ही बड़ी खबर। हालांकि कॉम्बैट शिप में लेजर वेपन की तैनाती होगी, और जेएस असुका वॉरशिप में लेजर वेपन तैनात। वहीं चीन से टेंशन के बीच अमेरिका का बहुत बड़ा फैसला ये कि ताइवान को लॉन्ग रेंज मिसाइल अमेरिका देगा। ताइवान को 421 ATACMS मिसाइलें देने की तैयारी ही खबर है। ताइवान में लॉन्ग रेंज ATACMS की तैनाती होगी। मध्य चीन तक हमला करने में सक्षम मिसाइल अमेरिका देगा। और बड़ी खबर है, अमेरिका का ताइवान को अब तक का सबसे बड़ा हथियार पैकेज, जहां $11 अरब के सैन्य हथियार को लेकर यह खबर। पहली बार लॉन्ग रेंज मिसाइल अमेरिका देगा। 82 हाइमार्स रॉकेट सिस्टम और 421 ATACMS देने की तैयारी।